नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो नया लेक्चर शुरू हुआ था उसमें 2 क्लास हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने अनुसूची भाग और बेसिक्स पढ़े थे, कुछ टर्मिनोलॉजी भी पढ़ा था इंडियन पॉलिटी का। आज हम लोग थर्ड लेक्चर करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट भी कुछ रहेगा, कुछ प्री के क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर, और कुछ इस बार मॉडल आंसर भी इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि एक होलिस्टिक तरीके से सारे लेक्चर्स रहेंगे। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा था। इसमें प्री के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चन देंगे, जिसको एनालाइज करके आपको लिखना है। यदि मन करे तो टेलीग्राम पे आप उसका रिस्पॉन्स करिएगा, लिखकर हम उसको चेक करके आपको बताएंगे। तो प्रस्तावना के बारे में पढ़िए क्या है, ठीक है। प्रस्तावना या प्रियम्बल, या इसी को क्या कहते हैं, उद्देशिका कहा जाता है। इसी को उद्देशिका कहा जाता है। देखिए, कुछ चीजों को यहाँ पे याद रखना है। वैसे तो मेंस के क्वेश्चन इसमें से काफी बनेंगे, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन एक बार आया था कि गणराज्य से रिलेटेड जितने भी विशेषण शब्द हैं, ठीक है, कौन से गणराज्य, ये गणराज्य के बारे में यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन आया था। अब प्री में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मेंस में भी कई सारे इसमें प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार प्रियम्बल को पहले पढ़ लीजिए। लेक्चर से हमारा तरीका भी क्या है, प्रियम्बल से हम शुरुआत करते हैं कोई भी लेक्चर हो। हम भारत के लोग क्या भारत को कैसे बनाएंगे, इसे याद रखने का कुछ ट्रिक है, उसे भी देख लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि एसएसपी और एलजी, ये याद रखिएगा। आप यूपीएससी के एग्जाम देंगे तो क्या बनेंगे, एसपी बनेंगे। आईपीएस बनते हैं तो एसपी बनेंगे। उसके बाद प्रमोट होकर क्या क्या बनेंगे, सीनियर एसपी। सीनियर एसपी बनने के बाद हर किसी को रहता है कि थोड़ा सा शासन में जाया जाए, यानी कि मान के चलिए गवर्नर, यानी कि अगर दिल्ली के गवर्नर बनते हैं तो एलजी। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, एसएसपी एलजी। ये क्रोनोलॉजी से याद रखना है, कई बार बीच में वैकेंट कर देगा एक वर्ड, एक शब्द बीच में हटा देता है, फिर पूछता है कि कौन कौन से वर्ड क्रम से आएगा। दूसरी बात, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा, वो भी याद रखना कि कौन सा इसमें अमेंड करके ऐड किया गया था, कौन सा मूल संविधान में था। तो ये आज के प्रस्तावना में है, शुरू वाला में जो था उसमें नहीं था, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कौन सा प्रस्तावना में कौन से शब्द ऐड हुए थे ना, 3 शब्द जो ऐड हुए थे। तो अभी देख लिया ऑर्डर क्या है, एसएसपीएलजी यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिटी, और एलजी यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य हिंदी में है, यानी कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। इस तरह का भारत बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, नागरिकों को क्या मिलेगा, नागरिकों को न्याय मिलेगा। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय मिलेगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। ध्यान रखना है कि इसमें धर्म की चर्चा नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है। क्वेश्चन यहाँ फंसाता है और देगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। तो ध्यान में रखना है 3 प्रकार के न्याय है, यानी कि 3 प्रकार के न्याय कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राइट। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ऊपर में 5 टर्म है, इस टर्म में भी एक दो कोई नया टर्म ऐड कर देगा और बोलेगा कि क्या प्रस्तावना में वो शब्द है। प्री के क्वेश्चंस काफी ब्रॉड बनते हैं यहाँ से, तो ये बिल्कुल लाइन, ये बिल्कुल सारे वर्ड्स को याद रखना है। न्याय हो गया 3 प्रकार के। उसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार के मिला है नागरिकों को, देख लीजिए 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, राइट। तो स्वतंत्रता की बात आएगी तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेंस में काम आ जाएगा। प्री तो इतना ही काफी है, प्री में से ज्यादा नहीं आएगा। और समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राइट। प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की इक्वलिटी प्राप्त कराने के लिए था। उन सब में क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि एक बंधुता का भी जिक्र है, ठीक है। ये बंधुता कहां से आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, कौन सी तारीख, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को को अंगीकृत, ठीक है, क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, यानी कि भावी पीढ़ी को देना।
कि प्रस्तावना तो आपको याद होना ही चाहिए। यदि कभी बीपीएससी का यूपीएससी का कहीं यदि इंटरव्यू दे रहे हो तो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आपसे बोर्ड एक्सपेक्टेशंस करेगा कि आप संविधान की प्रस्तावना कम से कम याद रखें, और वो पूछ सकता है कि आप प्रेमबल सुनाइए, संविधान की प्रस्तावना को सुनाइए। तो संविधान की प्रस्तावना आपको याद रखना है, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना याद रखने से आपको क्या होगा, प्री के कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेंस के कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ध्यान में रखना है एसएसपी एलजी पहला सेंटेंस, ठीक है। न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार का, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली एक बंधुता भी है, को बढ़ाने के लिए एतद द्वारा संविधान को कब, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यहाँ पे भी 3 वर्ड है, ठीक है, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रस्तावना है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कोई इश्यू हो तो बताइएगा। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिए, देखते जाइए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना क्या है, एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। जैसे एक बुक होता है, बुक के पहले एक इंट्रोडक्शन होता है। मान के चलिए यदि आपको कोई बुक दे दिया जाए, बोला जाए कि बुक के बारे में बताइए, तो पूरे के पूरे 200 पेज की किताब तो नहीं पढ़ेंगे। साइड में जो इंट्रो होता है उसको पढ़कर आप बता सकते हैं कि ये चीजें इसमें होगा। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका है, जिसमें संविधान का क्या, आदर्श, उद्देश्य, ठीक है, आदर्श, उद्देश्य और सरकार के स्वरूप और शासन से संबंधित प्रावधान, संविधान के लागू होने की तिथि का संक्षेप में उल्लेख रहता है, ठीक है। ये आप छोटा सा लिख सकते हैं। मेंस में अगर आ जाए कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखें, तो इस टाइप से इंट्रो दे करके फिर डिटेल्स जो पूछ रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हम मेंस के कुछ क्वेश्चन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन टॉपिक पर कर लेंगे। और प्रस्तावना बेसिकली क्या था, प्रस्तावना शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, वहां पे क्या था, उद्देश्य, उद्देशिका लिखा हुआ है। क्यों, नेहरू जी थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और उसी से निकली है, जिसने संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया। तो दोनों डेट याद रखना है, प्रपोजल कब गया है ना, प्रपोज कब किया गया चीजों को, उद्देश्य प्रस्ताव को, और एक्सेप्ट कब किया गया, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो डेट कौन सा है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रपोज किया गया था, और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया, इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब वही है, भारत के संविधान में प्रियम्बल वर्ड और उद्देशिका का वर्णन है, वहां प्रस्तावना शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ये चीजें। और 2 देश, 2 कंट्री है, इसका याद रखना है, यूएसए और एक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, प्रस्तावना की जो संकल्पना लिया गया है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, राइट। यहाँ दुनिया का पहला लिखित संविधान बना कहाँ, यूएसए में। लेकिन जो लैंग्वेज लिया गया है, प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोनों याद रखना है, प्रस्तावना की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, यूएसए से लिया गया है, अब लैंग्वेज जो है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सोर्सेज में आप पढ़े थे, जो संविधान के स्रोत आप लोग पढ़े थे, संविधान के स्रोत में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों जगह से कुछ कुछ लिया गया था। बताइए, कुछ याद है किसी को, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची लिया था, ठीक है। व्यापार वाणिज्य जो भाग 13 वाला जो पोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, वो सब हम लोगों ने कहाँ से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और यूएसए से तो काफी कुछ लिया गया है, यूएसए से आपको फंडामेंटल राइट लिया गया है, जुडिशरी के बहुत सारी चीजों को यूएस अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करना है पढ़ते समय, तो पीछे की सारी चीजें याद आए, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स तो नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। प्रस्तावना की प्रमुख बातें क्या क्या रहेगी, तो सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत क्या, प्रस्तावना की शुरुआत कैसे हो रहा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि सत्ता का स्रोत कौन होगा, जनता होगा, सत्ता का स्रोत कौन होगा, जनता होगा। स्रोत यानी कि जिससे पावर आ रहा है, तो पावर यहाँ संविधान को पावर किसने दिया है, जनता ने दिया है, इसीलिए सत्ता का स्रोत जनता। नेचर कैसा है, सत्ता का स्वरूप में हम लोगों ने 5 प्रकार के पढ़ा, नेचर क्या रहेगा, एसएसपी एलजी, जो आपने भी पढ़ा, 5 प्रकार के एसएसपी एलजी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य।
ठीक है, इसमें दो चीजें, तीन चीजें बाद में ऐड हुई है, ध्यान में रखना है, उसके हम लोग जिक्र करेंगे। एसपीए बोलते हैं उसको, समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और एक तीसरा टर्म है अखंडता। ये कब ऐड हुआ था? 42वां संशोधन 1973 में, 1976 में ये ऐड हुआ था, राइट। 1976 में ये तीन टर्म ऐड हुए थे, तो अखंडता और समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता, तीनों टर्म प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। इट मीन्स 1975 तक ये टर्म भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं रहेगा, बट चूंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये कंप्लीट जितना है प्रस्तावना उसे देख रहे हैं। तो ये था शुरू में, ठीक है, और ये दोनों टर्म जो है उस समय नहीं रहेंगे और ये रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन से ऐसे आ सकता है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेगा, लोकतंत्र और गणराज्य रहेगा। लेकिन आज के डेट में क्या है, यानी कि 75 के बाद 76 से पांचों के पांचों टर्म रहेंगे, राइट। समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य। ये क्या हुआ? ये हुआ सत्ता का स्वरूप, यानी कि आपके यहाँ जो शासन हो रहा है, जो सत्ता है, उसका नेचर कैसा है। ये अगर कोई पूछे कि क्या भारत का शासन एक रिलीजन बेस्ड चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पंथ निरपेक्ष बेस्ड चल रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का शासन क्या केवल पूंजीवादी तरीके से चल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, भारत का शासन या सत्ता हमारा कैसा है, सोशलिज्म टाइप का है, समाजवादी है, ठीक है। क्या यहाँ मोनार्की है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, राइट। स्रोत देख लिए, सत्ता का स्वरूप देख लिए। अब उसके बाद न्याय, कितने प्रकार का न्याय आप लोगों ने देखा? तीन प्रकार का न्याय देखा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसमें वर्ड आएगा, क्वेश्चन से फंसाएगा इसमें और दे देगा धार्मिक न्याय, ठीक है। तो धार्मिक न्याय से प्री में क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ऑप्शन रहेगा, तो इसको कट करना है कि धार्मिक न्याय नहीं है, राइट। न्याय बाकी आपको सब पता है, सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जस्टिफिकेशन आप डीपीएसपी के थ्रू दे सकते हैं, जहां स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, स्टेट को निर्देश किया गया है भारत के संविधान के द्वारा कि आप वेलफेयर स्टेट बनाइए और पब्लिक के इंटरेस्ट में या जनहित में जितना भी हो सके स्कीम वगैरह बनाइए। जैसे आर्टिकल 47 जो लीकर बैन है, ये तो सारे मनरेगा चल रहा है, कहीं ना कहीं डीपीएसपी का आर्टिकल से वो मिलता जुलता है, मैच करता है। तो आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन की जो बात किया जाएगा या जस्टिस की बात किया जाएगा, कहाँ पे रहेगा? वो डीपीएसपी का पार्ट होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल जो जस्टिस की बात होगा, राजनीतिक न्याय की जो बात होगा, वो कहाँ पर आएगा? फंडामेंटल राइट के पास आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये एफआर का पार्ट रहेगा और ये दोनों किसका पार्ट रहेगा? डीपीएसपी का पार्ट रहेगा। कई बार क्वेश्चन प्री का ऐसा बनेगा, तो आप यहीं पर समझ लीजिए, राइट। सामाजिक और आर्थिक न्याय के, सामाजिक न्याय हालांकि फंडामेंटल राइट का भी पार्ट रहेगा, लेकिन अगर मेन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय डीपीएसपी का पार्ट होगा और राजनीतिक न्याय जो है किसका पार्ट होगा? फंडामेंटल राइट का, ठीक है। स्वतंत्रता देख लीजिए, स्वतंत्रता विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और ये क्या है? विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब आप लोग तो फंडामेंटल राइट में भी देखेंगे, ठीक है। वहां तो स्वतंत्रता आपका पूरा का पूरा एक है ही। समानता जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो इक्वलिटी की बात है, समानता की बात है, उसके बाद अगला क्या है? 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 अपने आप में 7 स्वतंत्रता था, जिसमें एक को हटाया गया था और उसको क्या किया गया था? 6 आपको स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है। ये स्वतंत्रता के जिक्र कहाँ पर है? प्रस्तावना में भी। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये पांचों वर्ड आपको याद रखना है। उसी तरीके से समानता, समानता फंडामेंटल राइट में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सी समानता? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, यानी 2 प्रकार की समानता यहाँ पर भी है, ठीक है। बंधुता यानी कि बर्देरिज्म, ठीक है, कहाँ से आया था? फ्रेंच रिवोल्यूशन में याद करिए, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जब हो रहा था, ये सब टर्म आया था। रिपब्लिक भी वहां पे एक टर्म आया था। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे, आई एम द रिपब्लिक, ये सब वहां से आया था, जो रूसो का जो कॉन्सेप्ट था। बंधुता भी वहीं पे फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक नारा था। व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता, ये सब आप जान रहे हैं। व्यक्ति की गरिमा की बात आप कहाँ पे करेंगे? आर्टिकल 21 में भी करेंगे, है ना। व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी के साथ जीवन जीना, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जस्टिफिकेशन दिया है, जिसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है, और वो क्या है? वो भी डायनेमिक है, उसमें ऐड होते रहते हैं सारी चीजें, ठीक है। यानी कि व्यक्ति जो ऐसा काम करे जो गरिमा के अगेंस्ट नहीं हो, अपने गरिमा को मेंटेन करते हुए काम करे, ठीक है। चलिए, लोक प्रभुता के बारे में आप देख लीजिए। लोक प्रभुता मतलब प्रस्तावना की शुरुआत किससे हो रहा है? हम भारत के लोक शब्दावली से होता है।
ठीक है। और हम भारत के लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, संविधान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम भारत के लोग और संविधान के अंत में संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित यानी कि फ्यूचर जनरेशन को दे रहे हैं, ठीक है, भावी पीढ़ियों को दे रहे हैं। तो इसीलिए यानी कि अथॉरिटी की बात की जाए, सत्ता की बात की जाए, तो किसके पास सत्ता है, पब्लिक के पास सत्ता है, ठीक है, जनता के पास सत्ता है। आप इसको दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड से समझ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो इस्लामिक लोग जब आए थे इंडिया में, तो लोग अपना सत्ता का स्रोत कहाँ मानते थे, देखिएगा आप लोग, वो सब जो खलीफा होते थे, खलीफा से क्या लेते थे, सर्टिफिकेट लेते, प्रमाण पत्र लेते थे। यानी कि वो भारत में जस्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई वहां पे सत्ता है, इस्लामिक जो हेड है, रिलीजियस जो हेड है, वहां से वो अपना अथॉरिटी, वहां से अपना सत्ता ले रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे वो अपने आप को सॉवरेन महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट दिल्ली सल्तनत और मुगल में देखिएगा, तो मुगल जो है अपने आप को बादशाह घोषित कर रहे हैं, ठीक है, मुगल जो है अपने आप को बादशाह घोषित कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत वाले अपने आप को क्या घोषित करते हैं, सुल्तान घोषित करते हैं। यानी कि दोनों के सत्ता में अंतर है, ठीक है। यानी कि वो सत्ता कहीं और से पा रहे हैं। तो वही होता है, मेन अथॉरिटी किसके पास है, ये सब चीजें। तो लोक प्रभुता समझ गए होंगे आप, काफी हमने एग्जाम्पल दे दिया। केहर से बनाम भारत संघवाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि संविधान की सर्वोच्चता और लोक प्रभुता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि इसके बिना देश का शासन नहीं चलाया सकता। तो अगर लोक प्रभुता के बारे में अगर कोई जजमेंट की केस है, किस जजमेंट में ऐसा कोई डिसीजन दिया गया था कि लोक प्रभुता, तो लोक प्रभुता के जजमेंट कहाँ पे देखिएगा, केहर सिंह बनाम भारत संघ। तो ये थोड़ा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कुछ कुछ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कुछ कुछ जजमेंट आपको रहेगा, वो बीच में आएगा और इनिशियल फेज में ही आएगा। बाद में तो आप ये मानकर चलिए कि डीपीएसपी के बाद, ठीक है, डीपीएसपी के बाद फिर जजमेंट वगैरह उतना नहीं है, लेकिन प्रियम्बल से शुरू होगा जजमेंट और फंडामेंटल राइट में आएगा, डीपीएसपी में आएगा, बस उसके बाद कमेटी वगैरह कुछ एक दो बनेंगे, कौन सी कमेटी जो बना था वो सब रहेगा। लेकिन जजमेंट वगैरह डीपीएसपी तक आपको थोड़ा सा देखना है। फंडामेंटल राइट डीपी और डीपीएसपी के बीच में जजमेंट आते रहेगा। तो स्टार्ट कर लीजिए। अभी केहर सिंह बनाम भारत संघ में संविधान के प्रस्तावना में किसका, लोक प्रभुता के बारे में जिक्र है। और प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना का संशोधन हो सकता नहीं, ये सब तो हम लोग बाद में भी 2-3 जजमेंट है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक, क्लियर। चलिए, अमेरिका ब्रिटेन ने संविधान बनने के कई वर्षों बाद 1920 और 1929 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकारा है। ये एक इन एडिशन टू है फैक्ट है कि हम लोगों ने स्वतंत्र, हम लोगों ने इंडिपेंडेंसी ली, यानी कि हम लोगों ने संविधान बनाया और संविधान बनाने के साथ एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दिया। 21 साल के उम्र के व्यक्ति, लड़का कोई मतदान अपना मतदाता बन सकता है, ठीक है, वोटिंग कर सकता है। सिंपल सी बात है। वोटिंग राइट हमने कैसे दिया, वोटिंग राइट हम लोगों ने संविधान के निर्माण के समय ही दे दिया। संविधान जब बना उसी समय हम लोगों ने वोटिंग राइट दे दिया, ठीक है, जिसको एडल्ट फ्रेंचाइजी करते हैं, राइट। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत बाद में दिया था। अमेरिका ने 1920 में दिया और ब्रिटेन ने 1929 में दिया, जबकि संविधान इनका बहुत पहले बना चुका है। तो ये आप एक अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपका संविधान कैसे, ठीक है, मोर बेटर है देन अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे मैच्योर है औरों की तुलना में। तो ये अदर फैक्ट्स था। सोरेंटी, सोरेन मतलब एक ऐसा देश जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में डिसीजन लेने में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि कोई अगर यूएनओ में कोई इशू आता है, इराक इशू, ईरान इशू पे बहुत सारा आता है कि इंडिया का स्टेप क्या है, इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए, तो एक्सटर्नल मामले में इंडिया अपना डिसीजन लेगा, स्वतंत्र रूप से लेगा, राइट। उसी तरीके से इंटरनल मामले में भी इंडिया अपना डिसीजन लेगा, स्वतंत्र रूप से लेगा, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। इससे मेंस का क्वेश्चन बनता है, राइट। इससे मेंस का क्वेश्चन जो बनता है हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि सोरेंटी पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सोरेंटी पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी बस थोड़ा सा 2-3 फैक्ट्स में 2-3 में एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं, और कल इस क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे मेंस का क्वेश्चंस। अच्छा, मैं ये काम करूंगा कि जो स्लाइड में बीच में जो मेंस का क्वेश्चन है उसको उसी समय वहां पे डिस्कस कर लो अलग से डाल करके, ठीक है। प्री के क्वेश्चंस तो ज्यादा यहाँ पे नहीं बनेंगे, मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेगा, एक कंट्री है, एक कंट्री है, उसको राइट है, ठीक है, भारत है जैसे, इंडिया कोई कंट्री, अपना इंडिया कोई ली, एक्सटर्नल डिसीजन लेने का राइट है और इंटरनल डिसीजन लेने का भी राइट है, ठीक है। एक्सटर्नल डिसीजन का मतलब ये हो गया कि अगर यूएनओ में कोई अगर इशू आ रहा है या फिर कहीं पे भी अंतरराष्ट्रीय संस्था में कोई अगर इशू आ रहा है
तो वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना डिसीजन ले रहा है उस पर किसी भी कंट्री का कोई प्रभाव नहीं पड़े, किसी भी संस्था को कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसे कहा जाता है ना कि यूएसए का दबाव है, कि रशिया का दबाव है, किसी के दबाव में इंडिया डिसीजन ले रहा है, सेल्फ डिसीजन ले रहा है। ठीक है, इस मामले में इसको देखना है। इंटरनल डिसीजन हो गया कि जैसे मान लिया जाए कि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का या फिर जो प्रेशर ग्रुप है उसका प्रेशर रहता है। ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि इंडिया का अगर श्रीलंका के साथ कोई अगर टाई अप करना है, इंडिया श्रीलंका के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करना है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे तमिलनाडु वगैरह है, तमिलनाडु वगैरह उसमें प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंडिया अगर कोई बांग्लादेश के साथ कुछ अगर एग्रीमेंट करने के लिए है तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन वो है कि आप इंटरनल डिसीजन लेने में आप क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, प्रेशर है, आप उनकी चीजों को, उनकी बातों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर रहे हैं। राइट, इसमें एक ये भी इशू आता है कि अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो है बहुत सारा आपने पावर दे दिया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे, यानी कि भारत ने बहुत सारे अपने पावर किसको दे दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है। लाइक जैसे यूएनओ हो गया और इस तरीके से बहुत सारे संस्था हो गया, नेम हो गया, उसको बहुत सारे हमने राइट दे दिए हैं। WTO हो गया, WHO हो गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक डिसीजन लेने में हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन हम लोग ऐसा देते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर इंडिया ने अपना कुछ राइट्स किसी संस्था को दिया है तो संस्था से राइट हम विड्रॉ कर भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन आएगा। तो मेंस में इसका क्वेश्चन आएगा, कल हम मेंस के क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का डिस्कस कर लेंगे, राइट, सॉवरेंटी के बारे में। चलिए, सोशलिज्म एक बहुत बड़ा चीज है। सोशलिज्म वाला, सोशलिस्ट वाला एक पोर्शन देख लीजिए, समाजवादी विचारधारा। दो पोर्शन है, दोनों पोर्शन के क्वेश्चन हम लोगों ने कल लेकर इसको कंप्लीट करना है मेंस के लिए। ठीक है, समाजवाद विचारा क्या है, संपत्ति का समाजीकरण, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़िए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या भारत आज के डेट में समाजवादी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, या पूरे के पूरे क्या हो गया है, कैपिटलिज्म हो गया है, या फिर कहाँ तक समाजवाद रह गया। इस टाइप के मेंस के क्वेश्चन आते हैं, राइट, कि प्रेजेंट सिनेरियो में इतने ज्यादा जो हम, और खास करके LPG वगैरह को जो हमने स्टार्ट किया, तो समाजवाद इंडिया में रह गया है कि नहीं रहा है, या फिर किस हद तक अभी हम समाजवादी को फॉलो करते हैं, ये सब चीजें देख लीजिए। समाजवादी विचारधारा क्या है, संपत्ति का समाजीकरण और मजदूरों और वंचित वर्गों का कल्याण, समानता, शोषण विहीनता, ये सब है। दो प्रकार का हो गया समाजवाद में, एक शुरू में आता है मार्क्सवाद, साम्यवाद, सर्वहारावाद की तानाशाही, जो मेन समाजवाद है, जिसको आप साइंटिफिक, ठीक है, जिसको आप साइंटिफिक समाजवाद कहते हैं। बाद में आया था लोकतांत्रिक समाजवाद, जो इंडिया फॉलो करता है, जिसको आप नेहरू जी के समाजवाद कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वायलेंस को नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव करके, जैसे टैक्स इंपोज करके या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, क्या करता है, इक्वलिटी लाने की कोशिश करता है। लेकिन फर्स्ट वाला जो है, जो वैज्ञानिक समाजवाद की जो बात करता है, जो साइंटिफिक जो सोशलिज्म की बात करता है, उसमें क्या है, मार्क्सवाद हो गया, साम्यवाद, सर्वहारावाद की ताने से, इसमें क्या किया जाता है, इसमें रिवॉल्यूशन हो गया, यानी कि क्रांति, हिंसा, इस पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, राइट। और लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, नेहरू का समाजवाद कह सकते हैं, कि नेहरू किस टाइप के समाजवादी थे, सुभाष जी भी समाजवादी थे। नेहरू जी और सुभाष जी के समाजवादी में बीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि नेहरू का समाजवाद और सुभाष चंद्र बोस जी के समाजवाद में क्या डिफरेंसेस है। ये भी हम लोग, अभी बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी आता है दोनों के सोशलिज्म में क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कानून बना करके सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक मान के चलिए कोई रिच पर्सन है, रिच पर्सन से क्या कर सकते हैं, वायलेंस करके आप उससे पैसा ले सकते हैं। ठीक है, बर्जुआ क्लास जो है वायलेंस करके उससे पैसा ले सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी बना दे कि इतने करोड़, ये इतना रुपया से अधिक वाले को ज्यादा टैक्स देना पड़े, तो वो भी एक तरह की प्रक्रिया है। तो इंडिया में थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था शुरू से, नेहरू जी वैसे ही लागू किए थे। ठीक है, तो उसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। लेकिन लक्ष्य दोनों का समान है। क्या लक्ष्य समान है, समानता, इक्वलिटी लाना, शोषण विहीनता यानी कि एक्सप्लॉयटेशन न हो, मजदूरों और वंचितों के वर्गों का कल्याण। यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी इनिशिएटिव लेगा, कोई भी अगर स्कीम लेगा, तो उसको पैसा चाहिए, उसको फंड चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली साउंड रहेगा तभी तो स्कीम लाएगा, तो टैक्स इंपोज करेगा तभी तो आएगा। एक तो हो गया गवर्नमेंट का अपना रिसोर्सेज, और दूसरा यदि इक्वलिटी लाने के लिए जिसके पास ज्यादा, जो ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास ज्यादा फाइनेंस है, उससे पैसा लेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से पैसा लेने के बाद, डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है, इक्वलिटी लाने के बाद। और संपत्ति का समाजीकरण का क्या मतलब हुआ,
संपत्ति का समाजीकरण का मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, उस पर गवर्नमेंट एक तरीके से कंट्रोल है और उसको गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल 38, ठीक है, 38, 39 वगैरह में क्या देखेंगे आप, यही इन्हीं सब क्या देखेंगे कि संपत्ति का एकत्रीकरण ना हो, ठीक है, संपत्ति किसी एक के पास ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। कैसे? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाएगी। कहाँ पे? डीपीएसपी के एक पार्ट में, ठीक है, संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो, तो ये सब वहीं पे आएगा आपको देखने के लिए, राइट। और लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, यानी कि कैपिटलिज्म को भी थोड़ा सा फॉलो करना है, अपनाना है, और सोशलिज्म को भी अपनाना है। दोनों अपनाएंगे तो मिश्रित हो जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में अपनाया गया। अगर इंडिया का इकोनॉमी पूछा जाए कि समाजवादी टाइप का है या फिर पूंजीवादी टाइप का है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मिश्रित टाइप का है। समाजवादी और पूंजीवादी का कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था, है ना, आप लोग को पता होगा। कैपिटलिज्म वाला फॉलो करने वाले वेस्टर्न कंट्री थे और यूएसए के लीड में चल रहे थे सारे, और सोशलिज्म वाले फॉलो करने वाले कौन थे? सोवियत यूनियन था, और ईस्टर्न आपका यूरोप था, और बाकी चाइना वगैरह भी था, जो सब सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे। और यही सब कम्युनिस्ट वाले कंट्री थे। तो दो टाइप में बटा था। बाद में कोल्ड वार चला, न्यू कोल्ड वार के बाद फिर न्यू कोल्ड वार चला, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हुई। काफ़ी कुछ है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी कुछ चला चीज़ों, बैलेंस ऑफ पावर एक तरीके से बना उस समय, तो वो भी एक है चर्चा का विषय। चलिए, तो सोशलिस्ट वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया। पंथ निरपेक्षता वाले कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं क्या है सेकुलरिटी का मतलब, लेकिन चूंकि बड़ा टर्म है और इससे भी मेंस में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए पहले इन दो क्वेश्चंस को, यानी कि लोक प्रभुता वाला क्वेश्चन जो है और ये समाजवादी, दोनों क्वेश्चंस को कल हम डील कर लेंगे। उसके बाद पंथ निरपेक्षता वाला क्वेश्चंस को भी कल लेकर के हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा प्रियम्बल आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक एक टर्म पे यदि कहीं किसी का पीसीएस में, यूपीएससी में कहीं क्वेश्चंस आया हो तो उसको लिखने की कोशिश करिएगा, और थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ पे भी कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो मेंस का डिस्कशन करेंगे उसमें हम स्लाइड नहीं देंगे, अदरवाइज बहुत हो जाएगा, ठीक है। प्री का थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का ही स्लाइड देंगे। मेंस का डिस्कशन बस ऐसे ही वर्बली हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे उसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।